तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का, G20। G20 को देख लेते हैं एक बार। G20 क्या है, G20 के लिए हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो G20 का एक स्थायी अतिथि देश, याद रखिएगा ये आपके इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि अतिथि देश का जिक्र कर रहा है। तो बांग्लादेश, मॉरिशस, स्पेन, ओमान। तो इसमें इसका आंसर सी होगा, अतिथि देश के रूप में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 के हिसाब से। इस बात को ये याद रख लीजिए कि ये G20 हो सकता है आपसे स्थापना की ईयर पूछ ले, नहीं पूछा तो वो ये सदस्य कंट्री पूछ सकता है, मगर आप डीप से डीप जाने की कोशिश करेगा तो वो अतिथि कंट्री अभी जो स्पेन है, केवल एक ही कंट्री है, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्या। G20 में शिखर सम्मेलन में कई अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इसमें स्पेन को G20 का स्थायी अतिथि, इंपॉर्टेंट क्या है ये स्थायी है, इसलिए इसको तवज्जो मिल रही है, ठीक है, ये अस्थायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 2023 में G20 सम्मेलन की प्रमुख बैठकें किन किन शहरों में हुई? पहला भोपाल, इंदौर, खजुराहो, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल, सागर, खजुराहो। चलिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और उम्मीद करते हैं कि हम फटाफट आप इसका आंसर देंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसका आंसर ए सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। भोपाल, इंदौर, खजुराहो मध्य प्रदेश में 2023 में। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ 5 फैक्ट मिलने चाहिए, तभी तो आपके लिए काम की चीजें हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में G20 के तहत प्रमुख बैठकें निम्न शहर में। भोपाल में 2023 थिंक टैंक की बैठक हुई। थिंक टैंक ऐसे भी अपन मेमोराइज कर सकते हैं कि बल्लभ भवन है, पूरा दिमाग लगाने वाले लोग ऐसा लोग हैं, जितने IAS ऑफिसर है कहाँ रहते हैं? बल्लभ भवन में। वैसे ही थिंक सोचने वाला काम है, तो G20 में भी सोचने वाला काम कहाँ किया? भोपाल में कराया गया। फिर इंदौर में कृषि संबंधी बैठक, सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र, ये सब कुछ है, तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, सर्वाधिक रोजगार कहाँ प्राप्त होता है? इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। फिर खजुराहो में सांस्कृतिक वस्तुएं एवं सेवाएं और निवेशक एवं आर्थिक सहयोग। लास्ट में निवेशक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कि टूरिज्म में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इन सबको लेकर हमने खजुराहो में सितंबर 2023 में, जुलाई 2023 में, खजुराहो, इंदौर में और भोपाल में, 3 जगह भोपाल, इंदौर, खजुराहो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी किस संगठन का ये विजन है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द मोटो वन ईच, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी? सार्क, ब्रिक्स, आसियान, SCO। चलिए बताइए आप, उम्मीद है कि आप इसको बता पाएंगे। इसका आंसर सी होगा, आसियान। आसियान क्या है? तो इसका फुल फॉर्म, पहला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये एसोसिएशन है बच्चों, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय व्यापार, आपसी सहयोग और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। साथ ही साथ वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक समुदाय, इसका एक मोटो है। आदर्शवाक और स्थापना 1967 में आपको देखने को मिलेगी। कुल जनसंख्या का 8.8% और क्षेत्रफल का 3% ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 8 अगस्त, 15 नवंबर, 30 जून। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय मैं देता हूं और उम्मीद है कि आप इसका आंसर फटाफट देंगे। 1 जनवरी, 8 अगस्त, 15 नवंबर, 30 जून। 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। इसका आंसर बी है, 8 अगस्त। एशियन हमने देख लिया था। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ एशिया, हो सकता है यहाँ एशियन लिख दे, एशियन ऑफ साउथ, तो नहीं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। मगर दोस्त याद रखना कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई, मगर इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। संस्थापक कौन कौन है? तो संस्थापक देशों में 5 मिलेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट था। जब इसकी स्थापना हुई तो 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर है 10 देश मिलेंगे आपको, कौन से अभी सदस्य? तो
कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अंतिम कंट्री है वियतनाम। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, 8 अगस्त। ठीक है, चलिए फिर निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य या संस्थापक सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया हमने पढ़ चुके हैं, मलेशिया भी पढ़ चुके हैं, थाईलैंड और वियतनाम। देखो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो लगाओ क्या आंसर है? बी है, डी, ये है वियतनाम। 8 अगस्त 1967 पहला फैक्ट, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, फिर जकार्ता इंडोनेशिया, ये इसका कहाँ है? ये हेडक्वार्टर है, HQ। ठीक बच्चों, फिर संस्थापक सदस्य 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये फिर से अगेन मैं आपको फैक्ट रटवा रहा हूँ और ये फैक्ट टिप पे होना चाहिए आपके। फिर से इंडोनेशिया, 2 सिया लिखा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर वर्तमान 10 कंट्री हैं, सबसे अंतिम में जो शामिल हुआ वो है वियतनाम। 8 अगस्त को आसियान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और वियतनाम संस्थापक सदस्य नहीं था। कब? 8 अगस्त 1967 के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का 46वां और 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? लाओस में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। चलिए बताइए। ठीक है, चलो मलेशिया इसका आंसर है, आपको कर लेना है। तो 46वां और 47वां शिखर सम्मेलन 2025 का, ये हो सकता आपके लिए करंट अफेयर के सेगमेंट से पूछ लिया जाए कि ये कहाँ होने वाला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिल्कुल हमें पता है, इसका आंसर मलेशिया है। ठीक है, पिछली बार की बैठक लाओस में, इंडोनेशिया में और कंबोडिया में हुई थी। फिर बच्चों आसियान +3 यानी कि इसका मतलब क्या है? आसियान की 10 कंट्री प्लस 3 और कंट्री कौन कौन सी? तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, भारत। चलिए बताइए, आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दे रहा हूं। 1 2 3 4, दैट्स इट। आंसर मुझे लगता है आप दे चुके होंगे। इसका आंसर है भारत। भारत आसियान +3 में शामिल नहीं है। 10 कंट्री हम फिर से बोल रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। सबसे अंतिम में शामिल होने वाली कंट्री वियतनाम है। साथ ही साथ 3 कंट्री कौन सी हैं? तो बच्चों चाइना, जापान और साउथ कोरिया। चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। फिर है भारत का समूह का इसका हिस्सा नहीं है। आर्थिक राजनीतिक सहयोग, ठीक है, इसका उद्देश्य। वर्ष 2024 में वियंताने लाओस में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस क्रम का था? 19वां, 20वां, 21वां, 22वां? तो ये 21वां है, इसको आपको याद रहना चाहिए। 2024 में ये वियंताने लाओस में ये शामिल था, जिसमें किसका? आसियान प्लस भारत। ठीक, एक्ट ईस्ट की नीति 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आसियान नेताओं के साथ बैठक करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य में था। तो याद रखना 10 अक्टूबर 2024 को आसियान और भारत शिखर सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ हुआ? लाओस, वियंताने में। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता किस देश में आयोजित की? लाओस में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में? फटफट आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। सिंगापुर इसका आंसर है, इसको आप टिक कर लीजिए। सिंगापुर, तिथि 16 अक्टूबर 2024। पेन, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेन पेपर मोड में आप बैठिए, तभी आपका सफलता मिलेगी। नहीं तो फिर क्या है कि ऑनलाइन चीज़ों के साथ साइड इफेक्ट ये है कि चीज़ें आपसे तो बनती हैं मगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको सिंगापुर इसका, और पेन पेपर मोड में रहता है तो आपकी चीज़ें सिंक्रोनाइज तरीके से चीज़ें डील कर पाते हैं। सार्क के संस्थापक सदस्य कितने थे? कब? जब स्थापना हो रही थी तब। 6, 7, 8, 9? चलिए बताइए सार्क। ठीक, इसका आंसर 7 है, ये टिक कर लीजिए। 7 पूरा नाम है साउथ ईस्ट रीजनल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, दक्ष 7, ये क्या है? वो 8, ये 8 दिसंबर था, वो 8 अगस्त 1967 आसियान का था। 8 दिसंबर 1985 ढाका, बांग्लादेश। संस्थापक कंट्री 7 थी, भारत, पाकिस्तान, भारत से जुड़ी हुई कंट्री, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक बच्चों, ये याद रखना है। ये 3 ऊपर आजू बाजू की कंट्री याद हो जाती हैं। मालदीव, श्रीलंका और भूटान में ही थोड़ा सा क्राइसिस होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये याद रखना है।
फिर अफगानिस्तान अभी लेटेस्ट 2007 में शामिल हुआ है पूर्ण सदस्य के तौर पे। तो ये नया फैक्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध होने वाला है, इसको घोंट लीजिए। ठीक बच्चों, फिर बात करते हैं मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। ठीक, देखो इसकी स्थापना कहाँ हुई है, ढाका बांग्लादेश में। ठीक, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में स्थापना होगी, मगर मुख्यालय जो होगा काठमांडू में। उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक बच्चों, ये आपके मेंस का काम है। और इसका आदर्श वाक्य है, तो कोई पूछेगा तो आपको फट से बता देना इसका आदर्श वाक्य क्या है, शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। ठीक है, चलिए फिर है सार्क का पहला महासचिव कौन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपने अपनी कॉपी में मेंटेन कर लीजिए। सार्क का प्रथम महासचिव कौन था, मोहम्मद गुलाम सरवर, अबुल हसन, जियाउर रहमान, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर है अबुल हसन। ठीक, अबुल हसन सचिव को अभी टाइम सचिवालय कहाँ है, नेपाल काठमांडू में। ठीक, अबुल हसन इसका आंसर है, मगर हम 4 नए फैक्ट बता रहे हैं तो देख लीजिए। 17 जनवरी 1987 में सचिवालय बना, जो सचिव है अबुल हसन जो बांग्लादेश के थे। वर्तमान महासचिव, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान महासचिव कौन है, मोहम्मद गुलाम सरवर। याद रखिए, मोहम्मद गुलाम सरवर। ठीक, ऑप्शन में थे ये, मगर ये क्या है, वर्तमान महासचिव है, ये याद रखना है। फिर क्या है, फिर रोटेशन बेसिस पे मंत्री पर 3 साल का कार्यकाल होता है, बस आपको यही रखना है। तो सरवर साहब हैं जो वर्तमान महासचिव, और अबुल हसन जो है वो है उस टाइम पीरियड में बनने वाले पहले महासचिव। सार्क का आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ है बच्चों, ये बताओ। काठमांडू में, नई दिल्ली में, ढाका में, इस्लामाबाद में। भारत का पेपर है, ठीक, और भारत इसका मेन कंट्री में से है, इसका आंसर जो है वो नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली, सार्क आपदा प्रबंधन नई दिल्ली में। सार्क का अब नया फैक्ट क्या है, कृषि ढाका में, ऊर्जा इस्लामाबाद में, सांस्कृतिक कोलंबो में, तपेदिक ईड्स काठमांडू में, मानव संसाधन इस्लामाबाद में, और सार्क सूचना केंद्र काठमांडू में। ठीक है, इतना डीप नहीं आएगा। साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, अग्रीमेंट नहीं है दोस्त। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हर बार इसको अग्रीमेंट के तौर पे करते हैं और हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अग्रीमेंट नहीं है, फ्री ट्रेड एरिया है। ठीक, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब क्या है, 1 जनवरी 2004, 2005, 2006, 2007। ठीक, इसका 6 आंसर है। ठीक, 1 जनवरी 2006। तो साफ्टा क्या है, 2004 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति के साथ इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। साथ ही साथ ये 1 जनवरी 2006 से ये लागू होने को आपको मिलेगा, मुक्त व्यापार। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये अग्रीमेंट नहीं है, ये केवल क्या है, एरिया है बच्चों। ठीक, चलो, सार्क देशों के उपयोग हेतु भारत ने कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया है, विच सैटेलाइट डिड इंडिया लॉन्च फॉर द यूज ऑफ सार्क कंट्री। भैया GSAT 6, 7, 9, 12। इसका आंसर है GSAT 9। ठीक, GSAT 9 का उपयोग भारत ने मई 2016 में प्रक्षेपित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, सार्क देशों के लिए संचार और डेटा सेवाओं के उद्देश्य से उपलब्ध कराना। इस परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, 17 में पहुंच पाया है, मगर शुरुआत काठमांडू शिखर सम्मेलन में इस चीज की जो विचार थे 2014 में आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव। बताइए, ये हमने पढ़ा था कि क्या था, मालदीव पढ़ चुके हैं, नेपाल भी है, तो इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है बच्चों। सार्क के सभी सदस्य में कौन कौन से हैं, जो अभी 2007 में जुड़ा हुआ है, कौन है 2007 में जुड़े परमानेंट सदस्य के तौर पे, वो है अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक बच्चों, ये आपको याद रखना है। फिर है सार्क का प्रतीक, सिंबल ऑफ द शार्क क्या है, ग्लोब है, मछली है, धर्मचक्र है, शेर है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर जो है वो धर्मचक्र है। ठीक, सार्क का प्रतीक धर्मचक्र है, जिसमें सभी देशों की एकता और प्रगति और समृद्धि के लिए समान लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करना इसका उद्देश्य में से एक है। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना,
इट मीन्स कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द प्रोमोटिंग रीजनल इंटीग्रेशन, मिलिट्री अलायंसेस एंड द डिफेंस कोऑपरेशन यानी सैन्य गठबंधन और रक्षा सहयोग, केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान या पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बच्चों ए है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, सभी देशों के बीच बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक जो कोलैबोरेशन है और कोऑपरेशन है इसको फोकस करना। वित्त वर्ष 2025 में स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 18% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? 5.6 लाख परसेंट, 7.5%, 6.1%, 8.1%। चलिए बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय देता हूं। इसका 7.5 सॉरी 6.1 इसका आंसर है। ये जो है 6.1 वित्तीय वर्ष 2025 में स्वास्थ्य सेवा 18% बढ़कर 6 लाख करोड़ के आसपास, ये 18% 6.1 लाख करोड़ के आसपास बढ़ा दिया है। वर्ष 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी बढ़ गई है? 23%, 32%, 41%। ये इसका आंसर सी है, 41.7%। ठीक है, महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 23.3% थी, जो बढ़कर 41.7% हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की क्रियाशील ठीक या कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 15 से टाइम मतलब आप एज ग्रुप देखिए 15 to 59 है। 2026 में कितना होने का अनुमान है बच्चों? 800, 850, 923, 950। ठीक, इसका आंसर होगा 923.9 मिलियन। ठीक, भारत के लिए जननांकीय लाभांश का अवसर 15 से 59 के आसपास, तो ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों। फिर है निम्नलिखित में कौन सी पहले डिजिटल शिक्षा से संबंधित है? कौन कौन सी पहल? दीक्षा, स्वयं, पीएम दिशा, फिर पीएम विद्या, 1 और 2 चारों, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक, डिजिटल शिक्षा और अवसंरचना के लिए दीक्षा यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिर स्वयं क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है, फिर पीएम दिशा पीएमजी तो ग्रामीण का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा तो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, पीएम ई विद्या एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सही जोड़ी में लाने के लिए भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ई विद्या एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा यानी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के लिए, फिर ऑनलाइन कोर्सेज में स्वयं और साथ ही साथ डिजिटल अवसंरचना के लिए दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बीच किस कृषि संबंध गतिविधि के लिए CAGR सबसे अधिक रही है? बागवानी के लिए, पशुधन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पुष्प कृषि के लिए। चलिए इसका आंसर बताइए आप। बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन। ठीक, तो इसका मत्स्य पालन इसका सबसे आंसर है। वर्ष 2015 से 23 के बीच मत्स्य पालन में CAGR 13.67% रही है, जो कि सबसे अधिक है। फिर उससे कम जो आपको मिलेगा पशुधन मिलेगा, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस मत्स्य पालन आपको मिलने का मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम अर्थव्यवस्था में दिए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 25 में भारत की वास्तविक GDP का कितना अनुमान है? तो भैया 5.7%, 6.4%, 7.2%, 8.1। बताइए इसका आंसर क्या है। हमारा फिर से कोशिश है, हम ज़्यादा आपको ज्ञान ना देके मल्टीपल क्वेश्चंस कराना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है, तो हम ये तेजी से आपको ये चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। बताइए इसका आंसर क्या है? 6.4%। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में वास्तविक GDP 6.4% का रहने का अनुमान है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान था? 3% का, 5% का, 7.5% का, 10% का। चलिए, मैं उम्मीद है मुस्कुराते हुए आप लिखते भी जा रहे होंगे और साथ ही साथ इसको टिक कर भी जा रहे होंगे। 5% का आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर में 7.6 करोड़ रोजगार सृजित हुए, किसमें? पर्यटन के क्षेत्र में। 28 बिलियन US$ आपको इसमें ऊर्जा दे क्या है कि हमको बहुत सारी अर्जन हुआ क्या? विदेशी मुद्रा का। साथ ही साथ GDP में 5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, किसमें? पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये और वैश्विक स्तर पर पर्यटन प्राप्ति में 14वें स्थान पर है हमारा भारत। ठीक है, फिर अगले 5 वर्ष में यानी कि 24 से लेकर 28 में G20 देशों में भारत में किस क्षेत्र के सबसे तेजी बढ़ने का अनुमान है?
खुदरा क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, परिधान क्षेत्र में। तो इसका आंसर जो होगा वो है बीमा क्षेत्र में। G20 देशों में भारत जो है वो तेजी से बीमा सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। फिर भारत में वित्त वर्ष 13 से लेकर 24 के बीच आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कितनी गुना की वृद्धि हुई है? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 6 गुना। ठीक, भारत में पूंजी बाजार में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 2023-13 की तुलना में 2024 में 6 गुना की इसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात यानी माल और सेवाएं कितना रहा? जिसकी ये इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़िए। व्हाट वाज द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट यानी गुड एंड सर्विस सेक्टर में फाइनेंशियल 2025 में क्या किया है कि हाउ मच डिड दे आर इंक्रीज? तो कितना? 602 बिलियन यूएस डॉलर, 682, 640, 711। चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, सॉरी ए है इसका आंसर। ए है इसका आंसर, क्या? 602 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। ये हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। फिर है औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 यानी 25 वाले किस घटक का ये सबसे बड़ा है? आईटी का, निर्माण का, वस्तु का, खाद्य प्रसंस्करण का। ठीक है, तो ये जो आपको आंसर बी है, निर्माण और उपयोगिता सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जीवीए में। ठीक, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 27.6% के साथ भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। औद्योगिक विकास दर 6.2% है और 23-24 में 9.5% की आपको ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। मगर अभी जो फाइनेंशियल ईयर है औद्योगिक विकास दर कितनी है? 6.2% की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस विजन 2047 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मिशन सम्मिलित है? मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, गगन और चंद्र, केवल आदित्य, केवल नवरंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, गगनयान और चंद्रयान। ठीक, 2047 के लिए इसरो ने गगनयान और चंद्रयान 4 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए उन्होंने इस चीज को काम करना चालू कर दिया। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किस क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? कर सुधार के लिए, वृक्षारोपण के लिए, कचरा प्रबंधन के लिए और प्रत्यक्ष लाभ सब्सिडी के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो बी है। जैसा ग्रीन दिख रहा है उसमें चुपचाप टिक कर देना है। अभी कब चालू हुआ? तो केंद्रीय बजट 23-24 के टाइम पीरियड में इसको चालू करने का निर्णय लिया। तो भारत सरकार ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण हितैषी प्रयासों को बढ़ावा देने का काम किया है। नेक्स्ट है डिजिटल कनेक्टिविटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द डिजिटल कनेक्टिविटी? भारत नेट परियोजना ने 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा है, 5G सेवाओं से संबंधित है, या भारत नेट का लक्ष्य केवल शहरी क्षेत्रों को जोड़ना है, या 5G विस्तार हेतु आरंभिक अवस्था में है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, कौन सा सही है? तो इसका आंसर ए सही है। ठीक, तो भारत के 2.14 लाख जो गांव हैं वहां तक ये भारत नेट पहुंच चुका है और आम आदमी तक भी डिजिटल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ई नाम प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों? ये पूरा पढ़ लीजिए। अक्टूबर 2024 तक 1.78 लाख करोड़ किसान इस 1.78 करोड़ किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके थे, 82 लाख व्यापारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके थे। इसका उद्देश्य कृषि विपणन को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। तो पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ये सभी सही है। मुझे लगता है ये सभी सही इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही है। ई नाम क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान और व्यापारी दोनों को महत्वपूर्ण मूल्य की खोज और पारदर्शी लेन देन का विकल्प देने का काम करती है। ई नाम कब चालू हुआ? तो 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2016 को चालू हुआ। 21 मंडियों से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको डील कर रहा है। 14 अप्रैल 2016 से, 21 से नहीं बच्चों, 21 मंडी है, 16 आपको दिख रहा होगा। 14 अप्रैल 2016 से किसानों की आय को बढ़ाना है और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ठीक है, भारत की द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता फाइनेंशियल ईयर 25 के बारे में सही कथन क्या है बच्चों? 400 गीगावाट, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा 35% है,
या 456 गीगावाट जिसमें 47% नवीकरणीय स्रोत है, 500 गीगावाट जिसमें कोयला आधारित उत्पादन 60% है, या 456 गीगावाट जिसमें हाइड्रो पावर 50% है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक, बी है। फाइनेंशियल ईयर भारत की विद्युत क्षमता 456.7 गीगावाट जिसमें 47% नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसको जब भी आप प्रश्न सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि नहीं शब्द को ज्यादा एकदम एकदम आइडेंटिफाई करना है, कि कभी कभी धोखे में क्या नई शब्द हम ध्यान नहीं दे पाते, बट आपको उसको चीजों को ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 17 नई वंदे भारत का परिचालन है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना में 70% भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है। स्टेशन आधुनिकीकरण हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ कर दी गई है। एक स्टेशन एक उत्पाद ये भी चालू हो गई है। इसमें दोस्त मुझे लग रहा है 47% के आसपास भौतिक प्रगति हुई है, 70% नहीं हुई। इसका आंसर यही है, यही है। 47.17 प्रगति हासिल नहीं की है। ठीक है, सॉरी 70% नहीं की है, ये कितनी की है? 47.61%, याद है, 50% के आसपास ये काम हो चुका है। 17 वंदे भारत लॉन्च हो चुकी है, अमृत भारत स्टेशन भी लॉन्च हो चुका है, और एक स्टेशन एक उत्पाद भी हो चुका है। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक, जो कि 2019 को चालू हुई थी योजना। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का सही कथन कौन सा है? तो इसका ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रधानमंत्री किसान से अब तक 110 मिलियन से अधिक किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 2.36 मिलियन किसान इसमें शामिल हो चुके हैं। दोनों योजनाएं किसानों की आय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है। बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। प्रधानमंत्री पीएम किसान, ये योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है तो याद रखिए ये काम आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब चालू हुई है? तो देखना है 24 फरवरी 2024 को। ठीक, 6,000 रुपए जोड़ेगी और मध्य प्रदेश सरकार भी इसको 6,000 देने लगी है, तो 12,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, भारत का नेट जीरो उत्सर्जन क्या है बच्चों? ये एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों से, मगर ये क्या है होता है, इजी क्वेश्चन ही कभी कभी निपटा देता है। ध्यान रखना है, 30, 47, 50, 70। चलिए बताइए, ये 30 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, ये 47 क्या है? क्या है? विकसित भारत है ये। ठीक, 47 मत मार देना, ये इसका आंसर 2070 है। ठीक है, COP26 ग्लासगो समिट 2021 की घोषणा में 2070 का टारगेट बनाया है नेट जीरो का, मतलब एमिशन हमारा नहीं रहेगा, नथिंग। ठीक, भारत सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु हाल ही में कौन सा कदम उठाया है? गेहूं और चावल की बिक्री पे भारत ब्रांड लगा दिया है, शुल्क मुक्त आयात कर दिया है, टमाटर के लिए सब्सिडी बिक्री है, उपयुक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। इसका आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एमपीपीएससी में जब भी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आए और आपको ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर टिक करना है। ठीक है, तो खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु बहुआयामी नीति अपनाई है, स्टॉक लिमिट, व्हीट राइस। ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए काम का नहीं है, बस ऑल ऑफ दीज आपको दिमाग लगाना है। ठीक, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीपी, ठीक, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये क्या है? तो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का नहीं। क्लीन एयर दिख रहा है बच्चों, तो शहरों में वायु गुणवत्ता, केवल ग्रीन बॉन्ड, या नदियों की स्वच्छता, तो ये इसका आंसर बी होगा। ठीक है, एनसीपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब 112 इसके तहत हुआ है, 2.5, और ये याद रखना है, कभी कभी ये कॉम्बिनेशन पूछ लेता है। पार्टिकुलेट मटेरियल है तो क्या है? मैटर है, सॉरी, 2.5 और 10 होना चाहिए। ठीक, ये कब चालू हुआ? 2019 में हो गया। प्रारंभिक लक्ष्य क्या था? वर्ष 2017 से लेकर 24 तक ये इतनी कमी है देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो फिर से ध्यान रखना, जल जीवन के संबंध में कौन सा ये चीजें सही है, तो इसका आंसर बी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बी है। 79.1 परिवार यानी कि 15.3 लाख करोड़ तक जलापूर्ति सुनिश्चित हो चुकी है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा एमपीपीएससी अपना लेवल बढ़ाएगा तो यहां तक आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जल जीवन मिशन देख लीजिए। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन था, हर घर तक नल की सुनिश्चित करना है, जिससे हर व्यक्ति को जल सुनिश्चित हो पाए। ठीक, लक्ष्य 2024 तक का था, तो 15 अगस्त 2019 तक जल जीवन मिशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक, फिर है भारत ऊर्जा मिशन 2024 के संदर्भ में कौन सा स्रोत सबसे अधिक योगदान करता है? तो सौर,
कोयला, पवन ऊर्जा। भारत की ऊर्जा में तो अभी सबसे ज्यादा ऊर्जा कोयला ही दे रहा है। ठीक, ऊर्जा मिश्रण 2024 के अनुसार कोयला 46% अपनी ऊर्जा का सबसे ज्यादा अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर सौर से, फिर पवन से, फिर जल से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगमारी रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, चावल से, गन्ना से, मक्का से। चलिए ये इजी क्वेश्चन है, ये आप मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए, मुझसे उम्मीद ना करें कि मास्टर ही बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था, चावल, चावल इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, चावल के प्रमुख रोग कौन सा? अंगमारी और खेरा रोग। ठीक, दो ही रोग हैं जो चावल में आपको देखने को मिलेंगे। फिर सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? ये भी बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये मुझसे उम्मीद ना करें। ठीक है, चले, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम होगा, वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। पालम PS 1024 इसका है, केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। टिट्टिक्रम एस्टिवम किसका नाम है? गेहूं का, चावल का है, ओराइजा सटाइवा। और पालम क्या है? सोयाबीन की किस्म है, वनस्पतिक नाम इसका नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर नेम वर्ष 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन से नंबर पे है? पहला, दूसरा, तीसरा? पहले में उत्तर प्रदेश है, दूसरा ही इसका आंसर है। दाल में हम पहली पोजीशन पे है, ठीक है, खाद्यान्न में दूसरी पोजीशन पे और तिलहन में तीसरी पोजीशन पे। ठीक है, ये देखिए, पहले में उत्तर प्रदेश, दूसरे में मध्य प्रदेश। दलहन में मध्य प्रदेश पहली पोजीशन पे, तिलहन में प्रथम और मध्य प्रदेश दूसरी पोजीशन पे था। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मोटे अनाज में तीसरे पोजीशन पे। ठीक है, श्री अन्न में तीसरी पोजीशन पे, तिलहन में दूसरी पोजीशन पे और दलहन में हम पहली पोजीशन पे। ठीक है, फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आपको दिमाग नहीं लगाना है, 16 जुलाई 1929 मार देना, 2029 नहीं, 1929। ठीक है, ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929, बार बार 2000 आ रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके महानिदेशक कौन है? श्री मांगीलाल जाट जी है। 1929, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होगी। ठीक है, श्री मांगीलाल जाट इसके, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PM मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 18 में, 19 में, 20 में, 21 में? बच्चों बताइए। ये देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, अब इन दोनों में आप बताइए कि क्या होना चाहिए? इसका आंसर 20 है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये दोनों को एलिमिनेट करिए, 20-21 में तो आपको 20 लगा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन और मछुआरों की आय बढ़ाना है। वर्ष 2020, कब? 10 सितंबर 2020 को ये लागू हुई। साथ ही साथ हम बता दें कि 20 नवंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1, 2 और 3 में 35 टेस्ट की ऐसी सीरीज जहां आपको एकदम तरीके से चीज़ों को आपको परफेक्शन मिल जाएगा, जहां 10 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 10 MP स्पेशल और प्रीवियस क्वेश्चंस और 10 FLT। ये मॉड्यूल A1 है, और 5 C सेट, जिन्हें मॉड्यूल 2 का सिस्टम जम रहा है, तो वो 10 टॉपिक वाइज और 10 यूनिट वाइज आपको चीजें मिलेंगी, 20 FLT मिल जाएंगे। और जिन्हें मॉड्यूल A3 देखना है तो सीधे सीधे पूरे 25 FLT मिल जाएंगे, 10 टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि देखिए आप पढ़ते बहुत कुछ है, मगर आपने MCQ नहीं लगाया तो आपकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। 90-390 30-349 नंबर पर कॉल करिए, या 348 पे भी कॉल करिएगा, और आपकी पूरी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कुल विदेशी व्यापार के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, RBI की स्वर्ण मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उपयुक्त में से सही, और उसका आंसर उपयुक्त में से सही है। ठीक है, यही काम है सब। फिर है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत में FDI इक्विटी के अंतर्प्रवाह किस क्रम में है? FDI सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है बच्चों? तो ध्यान रखिए, इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब सिंगापुर से आ रहा है। पहले ये मॉरिशस आपको लगता होगा, ये तो USA है, बिल्कुल सही है। देखो USA है हर जगह, मॉरिशस पहली पोजीशन पे यहाँ है, बस यही है, मॉरिशस पहली पोजीशन पे, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड में USA। ठीक, सॉरी, सिंगापुर पहली पोजीशन में, माफ करिएगा, थोड़ा सा बोलने में फेर हो गया। सिंगापुर पहली पोजीशन में, मॉरिशस पहली दूसरी पोजीशन पे, और USA। होता क्या है कि इन्होंने आपस में ही इंटरचेंज कर लिया, ठीक, पोजीशन के नाम पर। एक्चुअल में है वो भारत का ही पैसा, मगर घूम के वो बाय सिंगापुर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो सिंगापुर पहली पोजीशन पे, मॉरिशस दूसरी और तीसरे में USA। ठीक, वित्त वर्ष
24-25 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन रहा है? सबसे ज्यादा बड़ा भागीदार चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बताइए सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है? तो आपको पता है कि एज यूजुअल है अमेरिका है, सबसे ज्यादा भागीदार के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 25 में भारत में सर्वाधिक निर्यातित उत्पाद कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, रत्न, आभूषण, पेट्रोलियम। तो आपको ये बताना है पेट्रोलियम उत्पाद इसका सबसे ज्यादा के तौर पे हम इसी को ही भेजते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा विदेशी व्यापार का हानिकारक प्रभाव है? विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, विदेशी व्यापार का हानिकारक, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, स्थानीय उद्योग को नुकसान होता है, आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। तो स्थानीय उद्योग को नुकसान मिलता है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, यही इसका सबसे करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी भारत में आती हैं और उसकी वजह से ये कम दाम में बेचना स्टार्ट कर देते, तो स्थानीय उद्योगों को बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो लोग फिर धीरे से कोलैप्स कर जाता है। ये वही टाइम है जब, याद करिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बहुत सस्ते दाम में कपड़ा यहाँ डंप कर दिया, जिसकी वजह से स्थानीय जो उद्योग थे वो के पूरे बर्बाद हो गए। और धीरे से फिर जैसे ही बर्बाद हो गए, ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी कपड़ों की और जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसके रेट बढ़ा दिए, और उसकी वजह से हुआ क्या कि उनकी मोनोपोली हुई और मन माफिक दाम पे उन्होंने बेचना चालू कर दिया और पूरी भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो वो पुरानी गलतियों से ही हमको चीज़ों को सीखना है, इक्वल हमको कंट्रीब्यूशन देना है। इसीलिए भारत और अमेरिका जब भी इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है टैरिफ को लेकर ये सब चीज़, तो भारत अपने जो हमारे किसान हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनके हितों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगला जो है 100 क्वेश्चन की जो वीडियो है हम अब यथाशीघ्र लेके आएंगे। तब तक इस चीज़ को आप करिए और कम से कम 100 के साथ साथ आपको 3 ऐसे फैक्ट मिलेंगे, तो 300 फैक्ट आपको इस सीरीज में आपको प्राप्त हो चुके होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।